गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून। करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। हाँ गुड आफ्टरनून बेटा, मैसेज आ रहे हैं कई स्टूडेंट के। हाँ बेटा, अभी और स्टूडेंट्स को ज्वाइन होने देते हैं, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने है ना पीडीएफ क्या है अभी भेजी है वो वाली। आज तक की प्रॉब्लम थी, उसमें सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम थी, वो दूर हो गई है। तो अब क्या हाथों हाथ ही जैसे आज की जो होगी वो मैं अभी क्लास के बाद पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। हाँ बेटा बोले। सर गुड आफ्टरनून। बोले बेटा, आवाज नहीं आ रही है आपकी क्लियर। सर गुड आफ्टरनून। सर मैं गुड आफ्टरनून बोल रहा था। गुड आफ्टरनून, ओके ओके, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून। अपन स्टार्ट करेंगे। ये है इलेक्ट्रो लेक्चर 9। ये अपना पार्ट डी चल रहा था, उसी पार्ट का है, ठीक है। इसमें अब अपन पढ़ेंगे सेल बोल लो। देखो ये दो टाइप के सेल होते हैं, एक तो होते हैं प्राइमरी सेल होते हैं, एक होते हैं आपके पास सेकेंडरी सेल। एक होते हैं आपके पास प्राथमिक सेल, अरे एक होते बहना हैं आपके माइक ऑफ पास कर लेगा। द्वितीयक सेल। बेटा क्या डिफरेंस होता है देखो, इट कैन नॉट बी रीयूज्ड। इनको बार बार यूज में नहीं ले सकते। ये वाले क्या होते हैं, इट कैन बी रीयूज्ड, ठीक, बार बार प्रयोग में ले सकते हैं। आपको आ जाएगी बात समझ। बेटा जैसे क्या है, जो आपके रिमोट में जो बैटरी लगी हुई है, जो सेल लगा हुआ है, ठीक है, आपकी वॉच में जो सेल लगा हुआ है, ठीक है, ये नॉन रिचार्जेबल होते हैं भाई। रिमोट में जो बैटरी लगी है वो एक बार अपन काम में लेते हैं, उसके बाद क्या है, उसको फेंकना पड़ता है। टॉर्च में जो बैटरी लगाते हैं अगर वो डिस्चार्ज हो गया तो उसको क्या है, फेंकना पड़ता है। तो जो सेल केवल एक बार काम में आते हैं, वंस यूज में आते हैं, उनको प्राइमरी सेल बोलते हैं। जो बार बार, भाई जैसे आपके क्या है, मोबाइल के अंदर जो बैटरी लगी हुई है, भाई मोबाइल में जो सेल लगा हुआ है, आप बताओ अगर आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो आप ऐसा थोड़ी करते हो कि उसको बैटरी को फेंक देते हो, उसको चार्जिंग पे लगा देते हो। तो जिसको भी अपन रिचार्ज कर सकते हैं, बार बार चार्ज कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, वो सेकेंडरी सेल होते हैं। जैसे क्या होता है, जो बैटरीज होती है ना, जो ऑटोमोबाइल में काम में आती है, ऑटोमोबाइल में भाई कार, स्कूटर,
जो आपकी स्कूटी होती है, इनमें जो सेल लगे होते हैं, भाई सेल आपने दिखाया कि भाई काम नहीं कर रहा है, फिर वो चार्जिंग पे लगा देता है, उसके बाद वो क्या है कि ऑटोमोबाइल में जो सेल लाल नीले रंग का होता है ना, वो फिर रिचार्ज हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बेसिकली जो डिफरेंस है वो आसान तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस होता है। जो एक ही बार यूज में आते हैं वो प्राइमरी सेल हैं, जो बार बार यूज में आते हैं वो सेकेंडरी सेल होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये कॉमन बात है कि दोनों क्या होते हैं, वो तार, ये क्या होते हैं, विद्युत रासायनिक सेल होते हैं, विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये अपन ने पढ़ा था कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं ये हमेशा स्वतः सेल होते हैं। ठीक है, तो ये स्पॉन्टेनियस सेल होते हैं, स्पॉन्टेनियस सेल। इसके लिए जो डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट सेल की बात करें, स्वतः के लिए हमेशा नेगेटिव आता है, और ई सेल या ई नॉट सेल की बात करें तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। ठीक? अब अपन एक केस लेते हैं इसके अंदर, प्राइमरी सेल। बेटा आपको क्या क्या याद करना होगा, मैं सारी बात बताऊंगा आपको। प्राइमरी सेल बेटा, और बिल्कुल छोड़ के नहीं जाएंगे आप, ऐसा नहीं है कि आप ये कहेंगे सर ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। प्राइमरी सेल, इसमें पहला एग्जांपल लेते हैं अपन, लैक्लांशे सेल। ठीक है, लैक्लांशे, ये सबसे पहला सेल था, इसको ड्राई सेल भी बोलते हैं, इसको शुष्क सेल भी बोलते हैं, शुष्क सेल। ठीक है, देखो आपको क्या क्या याद करना होगा। सबसे पहला काम, एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, किसका ऑक्सीडेशन होता है और कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसमें जिंक का ऑक्सीडेशन होता है बेटा, ये याद करना पड़ेगा। कैथोड पे रिडक्शन होता है, किसका रिडक्शन होता है ये आपको याद करना पड़ेगा, MnO2 प्लस NH4 प्लस, सॉरी ठीक है, NH4 प्लस, मैं लिख देता हूँ पूरा, ये 2 होता है, ये 2 होता है प्लस। ठीक है, ये आपके पास आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, इससे जो बनेगा वो आपके पास Mn2O3 प्लस 2NH3 प्लस 2H2। ठीक, तो मेनली क्या है, आपको ये इन दोनों को सम करके सम करके रिएक्शन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपको सम करके आप कहो तो मैं लिख देता हूँ, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। देखो ये रिएक्शन आ जाएगी, जिंक प्लस 2MnO2 प्लस 2NH4 प्लस, इससे आपके पास बन रहा है Zn+2 प्लस Mn2O3 प्लस 2NH3 प्लस 2H2। ये ओवरऑल रिडॉक्स है, ओवरऑल रिडॉक्स है। भाई आपसे जो क्वेश्चन का एक पार्ट है वो तो ये होता है, जिंक का 0 से +2 में क्या है, ऑक्सीडेशन। मैग्नीज का +4 से +3 में रिडक्शन है बेटा, ये आपको याद करना पड़ेगा कि +4 से +3 में रिडक्शन। फिर आपको ये याद करना पड़ेगा कितना वोल्टेज जनरेट करता है, तो इससे जो ई सेल जनरेट होता है वो 1.5 वोल्ट जनरेट होता है। ये 2 नंबर बात आप याद रखेंगे। 3 नंबर आप बात याद रखेंगे, सिंस Zn+2 reacts with NH3 and complex is formed. तो Zn+2 अमोनिया से अभिक्रिया करके जटिल यौगिक बनाता है, जिससे ये खराब हो जाता है। ये थोड़ा जल्दी खराब हो जाता है सेल, तो उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल रिएक्शन है खराब होने के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल
रिएक्शन है। बेटा आपको पता होगा कि जिंक +2 इजीली इससे ये अमोनिया से एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है ये 4NH3 जिंक NH3 जो लिगेंड जुड़ते हैं इसके साथ में 4+2 के साथ में 4। तो एक एक्स्ट्रा बात है, आप चाहे तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, आप ध्यान रख लेना। मेन बात तो देखो मैं आपको बताता हूँ। अब सेल है तो आपको ये याद करने पड़ेंगे कि इसमें जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है 0 से +2 में और मैग्नीज का रिडक्शन हो रहा है +4 से +3 में। ये पहला था आपके पास लैग्रांजे सेल, ड्राई सेल के नाम से फेमस है। ठीक, दूसरा आपके पास इसके अंदर आता है, सेकंड नंबर आता है, ये आप याद करेंगे, ये याद ही करना है बेटा। सेकंड नंबर आता है आपके पास मरकरी सेल, मरकरी सेल। ठीक है, इसको बटन सेल से भी बोलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कोई कैलकुलेटर, कुछ वॉचेस होती हैं बेटा, ऐसा आपने देखा होगा ना, बटन के आकार का सेल होता है, बटन के साइज का सेल होता है, इसीलिए इसको बटन सेल भी बोलते हैं। ठीक है, इसी नाम से फेमस है ये। ठीक है, अब इसमें क्या रिएक्शन होती है, तो सबसे पहले अपन एनोड की बात करें कि एनोड पे क्या रिएक्शन होती है। तो जिंक OH- ये बनता है ZnOH होल ट्वाइस। ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यह एक काम करो, इसको इस फॉर्म में तो रहता नहीं है, जिंक Zn+2 और यहाँ पर आ गया आपके पास 2H2, सॉरी H2, ये ZNO बन जाता है, ये ZNO बन जाता है, सॉरी ये बन जाता है Z। ठीक है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। अब किसका रिडक्शन होता है वो ध्यान देना, HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इससे बन जाता है Hg प्लस 2OH-। बेटा इसकी ओवरऑल रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है और अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या खास बात है। ठीक है, जिंक ओवरऑल रिएक्शन, जिंक प्लस HgO, ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है, ये Hg लिक्विड होता है, प्लस ZNO भी क्या बनता है, सॉलिड। बेटा क्या होता है आप सुनना, इस पे नीट के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ। इसका E0 सेल जो आता है वो 1.35 वोल्ट होता है और ये कांस्टेंट बना रहता है, कांस्टेंट ड्यूरिंग लाइफ, वर्किंग मतलब वर्किंग कंडीशन। बेटा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये धीरे, जैसे आपके पास जो रिमोट का सेल होता है ना बेटा, एक मिनट सुनना, उसमें क्या होता है कई बार आप उसको थोड़ा हिलाते हो, करते हो इस तरीके से, तो वो थोड़ा कई बार चलने लगता है, पर ये क्या है एकदम से खत्म हो जाता है और इसका सेल वोल्टेज भी पूरे टाइम कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग वर्किंग कंडीशन, ड्यूरिंग वर्किंग कंडीशन। द E cell, E0, E cell is constant for this cell since all species are solid or liquid। कार्यरत सेल का ई सेल नियत बना रहता है क्योंकि इसमें सभी प्रजाति सॉलिड या लिक्विड होती हैं। बेटा अभी समझ में आ जाएगी बात। अभी देखो जो मैंने ऊपर रिएक्शन लिखी थी, जिंक सॉलिड
प्लस HgO सॉलिड, तो ये लिख दिया मैंने Hg लिक्विड प्लस ZnO सॉलिड। बेटा आप ध्यान से समझना, ई सेल का फॉर्मूला नन्स इक्वेशन से क्या बनाऊंगा, ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग ऑफ। बेटा आप देखो, मुझे पता है, मैंने नन्स इक्वेशन सीखी है, इसके अंदर सॉलिड लिक्विड लिखे नहीं जाते, तो ऊपर 1/1 आ गया, लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो एग्जैक्टली इसमें ई सेल हमेशा किसके इक्वल आ गया, ई नॉट सेल के इक्वल आ गया, और ये वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसलिए बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, ऊपर जो अपन ने सेल देखा था ऊपर वाले में, अगर ओवरऑल रिएक्शन देखोगे तो Zn+2 था इसके अंदर, तो Zn+2 की मान लो कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो सेल की वैल्यू उसी हिसाब से चेंज होती रहेगी। पर इस वाले में तो एक खास बात आ रही है कि भैया ई सेल की वैल्यू ड्यूरिंग पूरे वर्किंग टाइम में, बेटा अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपको कितना समझ में आया है कितना नहीं आया ये आप याद करके जाना, और इम्पोर्टेंट भी है कि जो मरकरी या बटन सेल होता है वो ड्यूरिंग पूरे अपने कार्यकाल में सेल नियतांक, सॉरी ये क्या बोलते हैं इसको, ई सेल, जो इसके जो वोल्टेज जनरेट होता है, ईएमएफ ऑफ सेल, विद्युत वाहक बल नियत बना रहता है, वोल्टेज नियत बना रहता है, बेटा ये याद करिए। आजकल आता है बेटा ये सब, आप बिल्कुल छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। इसके बाद, और इसीलिए मैं पूरा लिखा रहा हूँ आपको, ऐसा भी नहीं कह रहा कि अपने आप याद करना है, ठीक है। इसके बाद बी आता है इसके अंदर सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल में पहला आता है आपके पास लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है बेटा। अब ये भी फिर इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसका मैं डायग्राम भी बना रहा हूँ, ठीक है। लेड स्टोरेज बैटरी, हाँ बोलो बेटा, सर बोलो बेटा। ये जो है ना मरकरी सेल, जो सर जो हम्म आप बटर सेल का जो रिएक्शन बताए हो ना, हाँ बोलो सर उसको एक बार और बताइए ना, समझ में बेटा। नहीं आ रहा है वो। उसमें समझना है नहीं बेटा, उसमें याद ही करना है आपको, मतलब मैं आपको क्या भाई, इसमें ये चीज जो होता है वही बता रहा हूँ मैं। जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, ZnO में बदल जाता है, ठीक है। इसका Hg का +2 से 0 में रिडक्शन होता है। ओवरऑल रिएक्शन ये है। मेन जो समझने की बात थी वो ये थी कि सारी स्पीसीज में कहीं भी एक्वस कोई आयन नहीं आ रहा है, सब सॉलिड, प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड आ रहे हैं। इस कारण से इसका ई सेल ई नॉट सेल के इक्वल आएगा, और ड्यूरिंग वर्किंग के ड्यूरेशन में ये वैल्यू हमेशा क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट नियत बनी रहेगी। ये है मेन बात बेटा। ये मैं आपको बता दूं, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब इसमें भी ये है, हमें तो पढ़ाते हुए टाइम हो गया इसलिए याद रहता है। जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, MnO2 का +4 से +3 में रिडक्शन होगा। ओवरऑल चाहे रिडक्स एक याद कर लो चाहे अलग अलग याद कर लो, कैसे भी याद करो, याद तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे देखो, ब्लड स्टोरेज बैटरी देखो, इसका डायग्राम देखो बेटा, ठीक है। इसमें जितना मैक्सिमम मैं समझा सकता हूँ आपको समझाऊंगा। देखो बैटरी कैसी होती है, इस तरीके से इसके अंदर अलग अलग कलर से बनाते हैं। इसी तरीके से बेटा देखो, इसके अंदर क्या होता है मैं आपको सारी बात समझाता हूँ। ये बैटरी कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो इसमें तो एक तो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में क्या होता है, ये एक्वस H2SO4 होता है। NCERT को फॉलो करोगे तो इसकी जो कंसंट्रेशन होती है ये होती है 38% वेट बाय वॉल्यूम। 100 ml में 38 ग्राम H2SO4 होता है, ठीक है।
दूसरा क्या होता है बेटा इसमें, टोटल इलेक्ट्रोड्स। अगर आपसे पूछे जाए टोटल इलेक्ट्रोड्स कितने होते हैं, तो अपन बोलते हैं, आपको जैसा डायग्राम में दिख रहा है 6 इलेक्ट्रोड होते हैं। टोटल वोल्टेज जो जनरेट होता है, टोटल वोल्टेज वो भी फिक्स होता है, ठीक है। जो वोल्टेज एक इलेक्ट्रोड 2 वोल्टेज जनरेट करता है, तो 6 इलेक्ट्रोड 12 वोल्ट। तो अभी जो मैंने बैटरी बनाई है वो कितने वोल्ट की बनाई है, 12 वोल्ट की, ठीक है, 12 वोल्ट की। इसमें क्या क्या होता है बेटा, ये देखो, ये जो येलो वाला अपन शो कर रहे हैं, ये तो है आपके पास पीबी सॉलिड, ठीक है। और जो व्हाइट वाला शो कर रहे हैं अपन, ये है PbO2 सॉलिड। इसमें क्या होता है, जो इसका सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के अंदर तो एक्वस H2SO4 होता है, और जो आपके पास ये होता है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं। मैं इसको भी ऐसे ही बना देता हूँ इलेक्ट्रोड। एक तो पीबी सॉलिड का इलेक्ट्रोड होता है और एक PbO2 सॉलिड का इलेक्ट्रोड होता है। अब आप ध्यान देना बेटा, इसमें रिएक्शंस कैसे होती हैं। रिएक्शंस इसके 2 केस आएंगे। पहला, व्हेन सेल इज इन वर्किंग कंडीशन, जब सेल कार्यरत है। बेटा अब आप सभी समझना मेरी बात। भाई आपके पास जैसे घर में स्कूटी होंडा कोई चीज होगी, अब आप स्कूटी में गाड़ी को बिना ऑन, मतलब सिर्फ चाबी से ऑन किया, गाड़ी स्टार्ट नहीं करी आपने, तो भी आपको पता है हॉर्न बज जाता है, लाइट जल जाती है। इसका मतलब वो किससे हो रहा है, बैटरी से मिल रहा है। उस समय वो क्या होगा, वो एक स्वतः सेल होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा, ठीक है। इस समय ये किसकी तरह काम करेगा, विद्युत रासायनिक सेल। इस समय ये विद्युत रासायनिक सेल होगा। अब रिएक्शन क्या होती है वो ध्यान देना बेटा, एनोड पे। बेटा आप सभी ध्यान देना, और अभी दोनों समझ में आ जाएंगे आपको। देखो पीबी जो होता है एनोड पे ऑक्सीडेशन, पीबी जो सॉलिड है वो SO4-2 को एब्सॉर्ब करके, जो पीबी सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, PbSO4 में, +2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी तरफ क्या होता है, जो कैथोड है, सॉरी, जो कैथोड है, कैथोड पे आपके पास क्या होता है, रिडक्शन होता है। कैथोड क्या करता है, जो PbO2 का है, ये भी SO4 को एब्सॉर्ब करता है बेटा, ये भी SO4-2 को एब्सॉर्ब करता है, +2 इलेक्ट्रॉन। इससे भी क्या बनता है, PbSO4 प्लस ये बन गया 2H2, ठीक है। तो बेटा आप ये देखो, हो क्या रहा है, चाहे कैथोड है चाहे एनोड है, पीबी भी PbSO4 में कन्वर्ट हो रहा है, और PbO2 भी PbSO4 में कन्वर्ट हो रहा है। अगर मैं इस डायग्राम में आपको शो करना चाहूं, तो मैं ये कहूंगा वर्किंग के टाइम पे क्या हो रहा है, तो मैं ये कहूंगा बेटा सल्फेट को एब्सॉर्ब करके ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, PbSO4 में। ये भी सल्फेट को एब्सॉर्ब करके ये भी किस में कन्वर्ट हो रहा है, PbSO4 में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखो क्या हो गया, इस तरीके से सल्फेट क्या है, एब्सॉर्ब होता गया। सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। सल्फेट एब्सॉर्ब होता गया, सल्फेट खत्म होता गया। थोड़ी देर बाद मतलब कई दिनों बाद क्या है, आपका सेल ने, क्योंकि जब सल्फेट अच्छी खासी क्वांटिटी में एब्सॉर्ब हो जाता है तो आपका सेल काम करने लगता है। अब आप क्या है, दुकान पे लेके गए, ठीक है। व्हेन सेल, आपने कहा इसको चार्ज कर दो, व्हेन सेल इज इन चार्जिंग, सेल को चार्ज करने पर बेटा अब आप क्या कर रहे हो, आप ध्यान देना, बाहर से इसको इलेक्ट्रॉन बोल लो, करंट बोल लो, आप बाहर से करंट दे रहे हो। तो ये इस समय क्या हो गया बेटा, इस समय किसकी तरह काम करेगा, विद्युत अपघटनी सेल, ठीक है। इस समय ये काम करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करेगा, रिएक्शन अभी भी यही होनी है, एनोड पे ऑक्सीडेशन। बेटा अब आपको कुछ भी नहीं करना, आप ध्यान दो, जो PbSO4 बना था ना, ठीक है, ये जो ऊपर रिएक्शन लिखी थी इसकी अपोजिट कर दो, PbSO4 +2H2O,
इससे बन जाएगा वापस ये कन्वर्ट हो गया PbO2 4H प्लस प्लस SO4 -2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब वापस अब हो क्या रहा है, वापस PbSO4 किस में बदल रहा है, PbO2 में बदल रहा है और साथ में सल्फेट सॉल्यूशन में जाता जा रहा है। मतलब पहले जैसा सेल बनने लगे। कैथोड पे अपचयन में भी यही हो रहा है। जो PbSO4 बना था ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Pb सॉलिड प्लस SO4, ये रिवर्स रिएक्शन है जो ऊपर लिखी हुई थी उनकी, ठीक है, जो ऊपर लिखी हुई थी उनकी रिवर्स रिएक्शन। बट आजकल ये भी इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, आपको याद करना पड़ेगा। 2 कंडीशन तो आपको समझ में आनी चाहिए कि भैया जब ये काम करता है तो अपन कहीं बाहर से करंट नहीं दे रहे हैं, ये उल्टा अपने को करंट सप्लाई कर रहा है जिससे आपके बल्ब जल रहे हैं, हॉर्न बज रहा है। तो अपन ये कह रहे हैं कि जो ये वाली बैटरी है लेड स्टोरेज बैटरी, पहली बात तो ये किस में काम में आती है बेटा, ऑटोमोबाइल में काम में आती है, ऑटोमोबाइल। सर हाँ सर जो घर में इन्वेटर होता है, इन्वेटर की बैटरी भी तो कुछ ऐसे ही हाँ, होती है यही ना? होती है, यही होती है, वो भी यही होती है बेटा, वो हाँ, भी यही यही होती है हाँ, ना। हाँ। हाँ। भाई लाइट चली जाती है ना तो ये आपको क्या दे रही होती है, इसीलिए अपन तो इस हाँ तरीके से उसको बना के रखते हैं कि भैया लाइट चली गई तो वो आपको लाइट दे रही है, मतलब करंट दे रही है, और जैसे ही लाइट आ गई तो वो कौन सा बन जाता है आपके पास, ये वाला सेल बन जाता है, विद्युत अपघट्टी। हाँ, तो वो ये वापस चार्ज होने अपने आप लगता क्या है होने अपने लगती आप। है, चार्ज होने लगती है। अरे समझ गए मेरी बात, हम्म। ठीक है। तो बेटा देखो हो क्या रहा है, आप सुनना मेरी बात, चलो मैं यहाँ एक और डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है। ये रफ डायग्राम मान लेना आप, ठीक है, ये वाला डायग्राम रफ मान लेना। बेटा अपने पास इस तरीके से ये बना हुआ था, 2 इसमें इलेक्ट्रोड थे, 2 टाइप के इलेक्ट्रोड थे, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रोड थे और यहाँ नीचे क्या था आपके पास, नीचे सल्फेट था, ठीक है। बेटा ये एक इलेक्ट्रोड आपके पास Pb सॉलिड का था, एक इलेक्ट्रोड PbO2 सॉलिड का था। जब ये काम कर रहा होता है ना तो ये भी सल्फेट को एब्जॉर्ब करके ये किस में बदल रहा होता है, PbSO4 में, ठीक है। ये भी सल्फेट को एब्जॉर्ब, जब ये काम कर रहा होता है तो ये भी किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, PbSO4। जब यहाँ से सल्फेट खत्म होने लगता है बेटा, सल्फेट खत्म होने लगता है, उसके बाद पता है क्या होता है, उसके बाद अपन जब चार्जिंग पे लगाते हैं, इसको चार्जिंग पे लगाते हैं तो ये PbSO4 वापस इसमें बदल रहा होता है और सल्फेट इसमें आ रहा होता है, मतलब सेल पहले जैसा बन जाता है। और सभी सेकेंडरी सेल का यही मैकेनिज्म होता है। भाई आपको पता है, आप जो मोबाइल की बैटरी काम में ले रहे हो, वो जैसे जैसे उसमें जो रिएक्शन हो रही है ना, जब वो पूरी खत्म हो जाएगी चार्जिंग पे लगाओगे तो ठीक उसकी अपोजिट रिएक्शन होने लगेगी, जो सेल को वापस पहले जैसा बनाने लगेगी। तो यही बेसिक कंसेप्ट होता है सेल रिएक्शन का। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से। इसके बाद आपके पास आता है बेटा फिर इसमें थर्ड टाइप, अदर सेल। अदर सेल की बात करें तो इसमें एक नई कैटेगरी आएगी आपके पास, सी नाम दे देते हैं, फ्यूल सेल, ईंधन सेल, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। देखो द सेल विच इज फ्यूल प्लस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको अपन बोलते हैं फ्यूल सेल। सेल जो कि ईंधन प्लस विद्युत रासायनिक सेल का कार्य करता है, वो होता है आपके पास ईंधन सेल। अभी समझ में आ जाएगी बात। इसमें हमेशा कौन सी अभिक्रिया होती है, दहन अभिक्रिया होती है, दहन अभिक्रिया, कंबशन रिएक्शन होती है, दहन अभिक्रिया होती है, ठीक है। भाई देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे एग्जांपल है H2O2 फ्यूल सेल। बेटा ये है ना आपके जो लास्ट चैप्टर होता है ना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, अभी सुन लेना, मैं उसको
पूरा सुन लेना बेटा आप ध्यान से। उसका एक क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ बोल के ही बता रहा हूँ, आप ध्यान रख लेना लास्ट। उसमें एक पूछा जाता है कि जो रॉकेट प्रणोदक होता है, रॉकेट प्रोपेलेंट होता है, वो क्या क्या काम करता है। आपको पता है कि जब आपको रॉकेट को ऊपर अंतरिक्ष में, यूनिवर्स में भेजना होता है अपने को, तो अपन क्या करते हैं, उसमें जो फ्यूल लेते हैं वो गैस होती है H2 और O2। H2 और O2 के कंबशन से जो मतलब दहन की जो रिएक्शन होती है, उससे रॉकेट ऊपर जाता है। पहला काम इसका ईंधन का होता है। अब उसी में क्या जरूरत पड़ी, उसने कहा भैया उसके अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी है, तो कोई और अलग से बैटरी लगाए। उसने कहा बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है, दूसरे सेल मत लगाओ, ये जो है ये क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन, तो अपन एक काम करते हैं, इसी से सेल बना लेंगे। अभी कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। फिर क्या होता है इसमें, इस पर्टिकुलर केस में तो जल भी मिलता है अपने को बाई प्रोडक्ट। तो वो ये कहता है कि जो अंदर वाटर की सप्लाई है वो भी इसी से पूरी होती है। तो ये तीन काम करता है, फ्यूल का काम करता है, विद्युत रासायनिक सेल का काम करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम करता है, और साथ में वाटर प्रोडक्शन का भी काम करता है। तो तीन काम होते हैं इसके। मैं चलो साइड में लिख देता हूँ, तीन काम होते हैं इस वाले पहले वाले केस में। फ्यूल प्लस इलेक्ट्रिसिटी प्लस वाटर, ये तीन काम करता है। ये आपके सभी एग्जाम में, इसको बोलते हैं रॉकेट प्रोपेलेंट। रॉकेट प्रोपेलेंट, रॉकेट प्रणोदक, ठीक है। और एग्जांपल भी आते हैं इसमें, जैसे CH4O2, ये फ्यूल सेल है। और एग्जांपल भी आते हैं, अल्कोहल का भी होता है O2, ये भी क्या है, ये एग्जांपल। अब अपन लेते हैं जो अपने सिलेबस में है, जो NCERT में दे रखा है, H2O2 फ्यूल सेल। आपको इसकी सेल रिएक्शन याद करनी पड़ेगी बेटा। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की रिएक्शन क्या होती है, H2 प्लस 4OH माइनस, इससे बनता है 4H2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिएक्शन क्या होती है, O2, ये 2H2 होता है, O2 प्लस 2H2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, इससे बनता है आपके पास, ये बनेगा आपके पास 4OH माइनस, 4OH माइनस। अब देखो दोनों को मिला के लिखेंगे तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, 4OH माइनस कैंसिल आउट हो गया, ओवरऑल रिएक्शन आ गई 2H2 प्लस O2। आप देख लो इससे 2H2, ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन तो वाटर फॉर्मेशन की रिएक्शन है। कैसे होता है ये, सेल को कैसे निर्माण होता है, सेल कैसे बनता है वो देखो, इस तरीके से सेल बनता है ये। तो एक तरफ से अपन हाइड्रोजन गैस भेजते हैं, दूसरी तरफ से अपन ऑक्सीजन गैस भेजते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि H2 के साथ में मैंने क्या लिखा था, आपने ध्यान दिया हो तो OH माइनस, तो इसके अंदर क्या भरा होता है, KOH भरा होता है, जो आपको क्या प्रोवाइड करता है, OH माइनस। यहाँ पर अपन कंडक्टिंग वायर लगा देते हैं, वोल्ट मीटर लगा देते हैं, तो इससे बाहर अपने को करंट मिलने लगता है। H2 एनोड ऑक्सीडेशन होता है ना, तो ये वाला पार्ट एनोड होता है, ये नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये होती है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये होती है। ये O2 का यहाँ पर रिडक्शन होता है, ये कैथोड होता है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर इस तरीके से क्योंकि वाटर बन रहा होता है, तो वाटर को अपन यूज में ले लेते हैं, वाटर यहाँ पर भी वाटर बन रहा होता है, जिसको यूज में ले लेते हैं लिक्विड फॉर्म, ठीक है। बेटा चित्र की कोई खास बात नहीं है, आप देख लेना, मेन रिएक्शन है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है इसी के अंदर, ठीक है, ये फ्यूल सेल है, ये फ्यूल सेल। इसके बाद आता है थर्मोडायनेमिकल एफिशिएंसी, ये इंपॉर्टेंट है।
thermodynamical efficiency of fuel cell, इसको बोलते हैं TE से लिखते हैं थर्मोडायनेमिकल एफिशिएंसी। तो ईंधन सेल की ऊष्मागतिकीय दक्षता, जिसको TE से लिख रहे हैं। तो बेटा ये फॉर्मूला आपको याद करना है, बिल्कुल एग्जाम में पूछे हुए हैं ये फॉर्मूला। ये होता है डेल्टा G अपॉन डेल्टा H। ये भी सही है, किसी ने क्वेश्चन के हिसाब से अगर ऑप्शन में डेल्टा G0 अपॉन डेल्टा H0 दे रखा है तो भी सही है। अगर डेल्टा G की जगह अपन लिख सकते हैं माइनस NF E सेल अपॉन डेल्टा H, तो ये भी सही है। अगर ये लिखा हुआ है माइनस NF E0 सेल अपॉन डेल्टा H0 लिखा हुआ है, डेल्टा H0 लिखा हुआ है, तो ये भी सही है। मतलब कुल मिला के डेल्टा G अपॉन डेल्टा H ये फॉर्मूला है इसकी थर्मोडायनेमिकल ऊष्मागतिकीय दक्षता का। तो ये भी आपको याद करना है। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? चलो देखो बेटा, फ्यूल सेल ये होता है, पढ़ते हैं आगे पढ़ते हैं। अब इसके अंदर आता है स्पेशल न्यूमेरिकल्स। पहला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन ऑफ थर्ड रिडक्शन पोटेंशियल with help of first and second reduction potential. First व second अपचयन विभव की सहायता से थर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की गणना। बेटा आप ध्यान से देखना, मैं एग्जांपल सहित कराऊंगा ये क्वेश्चन। बेटा आपको टीवी की आवाज आ रही है? अच्छा सर, हम लोग भी टीवी देख लेते, चलने देते। क्या? कुछ हाँ चलो ध्यान देना बेटा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या थ्योरी है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, जैसे आपको दे रखा है कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन से कॉपर, इसके E0 की वैल्यू 0.3 दे रखी है। कॉपर +1 प्लस इलेक्ट्रॉन कॉपर, इसके E0 की वैल्यू दे रखी है 0.7। आपसे पूछा कॉपर +2, और आपने अभी क्या है देखे भी होंगे ऐसे क्वेश्चन जो डीपीपी कर रहे हैं, कॉपर +2 प्लस इलेक्ट्रॉन, इससे कॉपर +1 की वैल्यू E0 कितना होगा। ये टाइप होता है क्वेश्चन का, ये आपको सॉल्व करके बताना होता है। अब ध्यान दो बेटा, मैं सीधे आता हूँ शॉर्ट ट्रिक पे। बेटा ये है ना, बिल्कुल ध्यान से देखना सभी और समझना। देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है कि जो E3 निकालना है, देखो मैं बताता हूँ, ये पहला रिडक्शन दे रखा है, ये दूसरा रिडक्शन दे रखा है, और तीसरा, दो रिडक्शन दे रखे होंगे और तीसरा रिडक्शन आपसे पूछेगा। तो शॉर्ट ट्रिक क्या लगाते हैं, E3 इज इक्वल टू प्लस माइनस N1 E1 प्लस माइनस N2 E2, नीचे हमेशा प्लस N3। अब क्या चीज क्या है वो मैं बताता हूँ। देखो N1 N2 N3 ये तो होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
E1, E2, E3, ये तीनों के क्या होते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल अपचयन विभव, अपचयन विभव। अब क्वेश्चन कैसे करना बेटा आप ध्यान देना, जैसे ये ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है, आपके स्क्रीन पे आ रहा है, मैं सॉल्यूशन बताता हूँ आपको, बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। देखो मैंने E3 का फॉर्मूला लगाया, प्लस माइनस N1 E1 प्लस माइनस N2 E2 अपॉन में ये आ गया प्लस N3, ठीक। सबसे पहला काम क्या करूंगा मैं, आप ध्यान देना बेटा, आप है ना अभी है ना सभी ध्यान से देखना। सबसे पहला काम N3, पहले नंबर का काम होगा, ये पहला काम N3 लिखूंगा। जो कैलकुलेट करना है ना बेटा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बताओ आप। अरे तीसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, एक ही तो है। यस सर, हाँ एक सर, ही है। ठीक है, नीचे नीचे साइन +1 लगा दो। अच्छा अब क्या लिखो बेटा, ये N2 की वैल्यू, N1 और N2 की वैल्यू। N1 की वैल्यू पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन है, 2। ये 2 लिखती है। अभी साइन नहीं लिखूंगा मैं इसमें, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिखती 2। अच्छा उसके बाद ये तो आ गई N1 की वैल्यू, पहले वाले से N1 आया, दूसरे वाले से N2, तीसरे वाले से N3। अब मैंने N2 की वैल्यू रखी, वो कितने? 1 इलेक्ट्रॉन आ रहे, मैंने 1 रख दिया। अच्छा अब ध्यान देना बेटा, अब मेन बात शुरू होती है। इन दो से ये रिजल्ट आना चाहिए साइन लगाने से। मैं इसके आगे प्लस लगाऊं और इसमें माइनस लगाऊं तब +1 आएगा ना। 2 में से 1 माइनस होगा तो कितना आएगा बेटा? +1 आएगा। बोलो। यस सर। अच्छा अब आप खुद सोचो, बाई चांस इसी में समझना, पहले आपको समझ में आएगा। अगर मान लो मैं ये कहता कि बाई चांस ऐसा होता कि यहाँ 3 होता, तो मैं यहाँ प्लस लगाता और यहाँ भी क्या लगाता? प्लस, तभी तो 2 और 1 3 होता। यस सर। तो प्लस माइनस साइन कैसे लगाना है आप समझ पा रहे हो मेरी बात? बाकी अपन एग्जांपल कर ही रहे हैं। अभी जो केस है उसमें अपने पास रिजल्ट आ रहा है +1, इसीलिए यहाँ प्लस लगेगा, ये माइनस लगेगा। बेटा ये प्लस माइनस जो मैंने लिखा है उसका स्पेसिफिक साइन, अब 2 से पहले प्लस लिया है और 1 से पहले माइनस लिया है, ये बात समझ गए? बोलो यस बेटा। सर। यस सर। अब देखो बेटा, 2 के बाद ये N1 था, E1 की वैल्यू कितनी आई? 0.3, तो 0.3 रख दी। फिर ये वैल्यू मेरे पास कितनी आई? 0.7, 0.7 रख दी। बस ये सॉल्यूशन हो गया, खत्म हो गई बात। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ गया? 0.6 माइनस 0.7, तो ये रिजल्ट आ गया -0.1। बस ये रिजल्ट है। और एग्जांपल देखते हैं, आपको बेहतर क्या है एग्जांपल से ही समझ में आएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आपको दे रखा है E0 Fe+2 से Fe दे रखा है -0.4। आपको दे रखा है E0 Fe+3 से Fe दे रखा है, ये दे रखा है +0.7। ठीक है, आपसे पूछा है E0 Fe+3 से Fe+2 की वैल्यू पूछी है। बेटा जिन्होंने पहले क्वेश्चन में ध्यान से नहीं देखा था वो इसको देख लें, बिल्कुल श्योर हूं आपको समझ में आ जाएगा। देखो 2 अपचयन विभव दे रखे हैं और तीसरा आपसे पूछा है। आपका काम क्या होगा बेटा, आप वैल्यू रख दो, फॉर्मूला रख दो, E3 = प्लस माइनस N1 E1 प्लस माइनस N2 E2 अपॉन नीचे केवल प्लस N3। मुझे बताओ बेटा पहले प्लस N3 की वैल्यू बताओ। +1। 1 आ गई, पहले बताओ सभी को आ गया तो आगे बढ़े, ये यस बात आ सर। गई, यस क्योंकि सर। +3 से +2 में 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा अब मेरे को ये बताओ, इसको फर्स्ट नंबर दे रहे हैं अपन, इसको सेकंड नंबर दे रहे हैं, इसको थर्ड नंबर, तो N1 की वैल्यू बोलो। 2।
2 आ गई, मैंने केवल 2 लिख दिया। N2 की वैल्यू बोलो। 3। अच्छा, अब इन दोनों से रिजल्ट +1 आए, +1 रिजल्ट आए, तो आप बताओ 2 से पहले क्या साइन लगाऊं और 3 से पहले क्या लगाऊं? तो -2 + 3। ये माइनस लगेगा और ये प्लस लगेगा। अरे समझ गए मेरी बात? यस सर। अच्छा, अब 2 का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना था? 0.4। तो 2 का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो मैंने रख दिया 0.4, और 3 का कितना था? 0.7। बस ये सॉल्व करने पे रिजल्ट आ जाएगा। अरे समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। अगर इसमें भी नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल और देखो बेटा। ठीक है, 3rd नंबर एग्जांपल देखो। आपको दे रखा है E0 PB + 2 से PB दे रखा है, ये वैल्यू x दे रखी है। E0 आपको दे रखा है PB + 4 से PB + 2, ये y दे रखा है। E0 PB + 4 से PB पूछा कितना हो। अब आप ध्यान देना, मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। मैंने फॉर्मूला लगाया E3 = ± N1 E1 ± N2 E2, नीचे +N3। मुझे ये देख के बताओ, पहले N3 की वैल्यू बताओ। +4। +4 आ गई, ठीक है। N1 की, इसको 1 नंबर दे रहा हूँ, इसको 2 दे रहा हूँ, इसको 3 दे रहा हूँ। N1 की वैल्यू बोलो। 2। हाँ, प्लस अभी साइन नहीं लगाएंगे, सॉरी। अभी वैल्यू कितनी आ गई इसकी? 2 आ गई। N2 की वैल्यू बोलो बेटा, 2nd नंबर वाले की। सर 2 ही होगा उसका 2 भी। आ गया। अब बताओ, इनसे रिजल्ट +4 आ जाए, क्या करूँगा? सर 2 + 2। प्लस और प्लस लगा दो दोनों 2 से to पहले। 22। बोलो बेटा। Yes, sir. अब कुछ भी नहीं करना बेटा, अब इसकी वैल्यू E1 की वैल्यू तो x है, और इसकी वैल्यू कितनी है? y है। तो रिजल्ट आ गया मेरे पास 2x + 2y/4। आप चाहे तो इसको ये लिख सकते हो s + y/2। ठीक है, तो ये रिजल्ट बेटा आ गई बात समझ में, कैसे प्लस माइनस साइन लेना है, N1 क्या लेना है, N2 क्या लेना है। और बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप था ये क्वेश्चन का। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? ठीक है ना? आ रही है बेटा बात समझ में? यस सर। पानी ला रहे। बेटा आप है ना, ये कंप्लीट करेंगे यहाँ पर अपन चैप्टर को। ठीक है, अभी मैंने क्या है, अभी थोड़ा लेट हो गया था, मैंने आपको बता दिया था, PDF भेज दी है मेरा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अपनी जो बात हुई थी आयोनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक साम्य। ठीक है, तो ये चैप्टर है आपके पास, आयोनिक इक्विलिब्रियम, लेक्चर 1, आयनिक साम्य। ठीक है बेटा, फिर आपके लिए ये है, ये चैप्टर भी लेंदी है और कई पार्ट में कंप्लीट करेंगे अपन इस चैप्टर को। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आज पार्ट ए की। पार्ट ए में अपन जो पढ़ेंगे एग्जैक्टली क्या होगा, केवल एक बात पढ़ेंगे अपन। बहुत आप कहोगे सर खत्म भी हो गया पार्ट ए में, कहूंगा हाँ बेटा इतना ही पढ़ाता हूँ पार्ट ए में, पर है इसको मैं बिल्कुल सेपरेट रखता हूँ। इसको बोलते हैं कि भाई पीएच स्केल, जो आपने 9th 10th में 11th में पढ़ा था, या 9th 10th, क्योंकि 11th का चैप्टर है ये, जो चैप्टर है ये 11th क्लास का चैप्टर है बेटा। मैं बताता हूँ, वो शुरू में आपको एनसीईआरटी वाला पहले पेज पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आप सुनना मेरी बात, और क्या चीज पूछी जाती है वो भी बात करेंगे। ठीक है,
इसकी जो हेडिंग आती है, हेडिंग ये है, इसको बोलते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। एक और नाम देते हैं इसको ऑटो प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर। हिंदी में भी लिखता हूं मैं, जल का स्वतः आयनन। एक और नाम देते हैं इसको जल का स्वतः प्रोटोनीकरण। ये दोनों नाम होते हैं। क्या रिएक्शन है बेटा? उससे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, जल की जो शुद्ध जल की मोलर सांद्रता होती है बेटा, अगर नहीं पता है तो आप याद करना 55.55, चाहे यूनिट मोलरिटी दो, चाहे यूनिट 55.55 मोल्स पर लीटर। बेटा ये मैंने आपको जो चैप्टर था विलियम सॉल्यूशंस में बताया था। उसमें बता चुका हूँ, पर अगर किसी को नहीं पता है तो कम से कम इसको याद, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, वाटर का सेल्फ आयोनाइजेशन, वो कहता है कि जो शुद्ध जल है, शुद्ध जल प्योर वाटर है, ठीक है, उसका आयनन होता है H प्लस प्लस OH माइनस। अब ध्यान देना बेटा, क्या होता है कि इसके अंदर ये प्रारंभ में इसकी सांद्रता थी 55.55, ये मोलर था, शुरू में 0 और 0, ठीक है। अब जो मैं मान लिख रहा हूं ना, ये है रूम टेम्परेचर बेटा, रूम टेम्परेचर। देखो क्या हुआ कि जब अपन ने देखा इसका आयनन देखे तो ये 10 की पावर -7 मोल प्रति लीटर, 10 की पावर -7 मोलर था। बेटा ये मान आप कहोगे आपने कैसे लिखे सर, आपको कैसे पता? एक्सपेरिमेंटल प्रायोगिक मान है, प्रायोगिक मान मैंने भी बुक में पढ़ा इसलिए मुझे पता चला, मतलब बिल्कुल परेशान नहीं हो। तो बेटा ये था, ये मान फिक्स था। मुझे पता है अभी भी जल के आयनन के बाद भी जल तो क्या रहेगा बेटा, जल ही, शुद्ध जल ही रहेगा, कोई जल तो बदला नहीं आपका, उसमें कुछ और अतिरिक्त चीज तो मिला ही नहीं, कोई और तो मिलाया नहीं मैंने, तो उसकी जल की वैसे भी आप ये मान के चलो, ये मान तो क्या बना रहता है, नियत बना रहता है, जहां भी ये आएगा ये क्या बना रहता है, कांस्टेंट। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? अच्छा, इस आयनन को अपन के की टर्म में लिखेंगे तो के का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, पहले H प्लस आएगा, फिर OH माइनस आएगा, और नीचे क्या आएगा आपके पास, H2O आ जाएगा। बेटा पहली बात ये होती है जो कि क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जाती है, पहली बात ये, ठीक है। के का नाम क्या होता है बेटा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। पहली बात ये पूछी जाती है, इसको बोलते हैं जल का आयनीय स्थिरांक, जल का आयनीय स्थिरांक। आपसे पता है क्या क्वेश्चन पूछेगा? क्वेश्चन ये पूछेगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के आयनीय स्थिरांक का मान, बराबर क्या, 25 डिग्री सेंटीग्रेड the value of ionization constant। बेटा मैं तो ये कह रहा हूं मैंने कुछ भी याद नहीं किया, मैंने कहा कि भाई वाटर का आयोनाइजेशन कैसा होगा, ये होगा H प्लस प्लस OH माइनस, मैं वैल्यू क्या लिख दूंगा, K इज इक्वल टू H प्लस OH माइनस, और ये क्या लिख दूंगा, वाटर। बेटा आप ध्यान देना, मुझे पता है H प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 आती है,
OH माइनस की कंसंट्रेशन भी 10 की पावर -7 आती है और ये कितना आता है 55.55। थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान देना बेटा, ये एक 1/55.55 आ गया, 10 की पावर -14 आ गया। ये सही है, अभी कोई दिक्कत नहीं, पर क्या है, 4 ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया। क्यों किया अभी समझा दूंगा। ये कहता है ये लगभग 50 मान लो, ये 2 आ गया, अरे समझ रहे हो मेरी बात, तो ये 2 आ गया, तो ये अप्रोक्स रिजल्ट बोलता है कि इस k की वैल्यू आती है 4 ऑप्शन में 10 की पावर -16। ठीक है, इक्वल टू भी कर लो आप, तो ये मान आता है। पहले बात बताओ, जल के आयनीय स्थिरांक का मान इतना आएगा, ये बात समझ गए आप? यस सर सर। 55 को डायरेक्ट 50 मान दिए। हाँ हाँ, अरे 10 की पावर -14 है ना मल्टीप्लाई में, अच्छा हाँ। इसलिए ऐसा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन ये बनता है बेटा। अब देखो सेकंड बात आती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जल का आयनीय गुणनफल। आयनीय गुणनफल इसको बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। बेटा ये लिखा जाता है के पैरों में W से, और अब सीख लेना ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा, पूरे चैप्टर में के डब्ल्यू चलता रहेगा, आप परेशान नहीं होना। इसका रिलेशन भी है प्योर वाटर से। बेटा प्योर वाटर आयोनाइज्ड हुआ H प्लस प्लस OH माइनस से, सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा के का फॉर्मूला आया, H प्लस आया, OH माइनस आया और H2 आया। ये कहता है कि भाई टेम्परेचर चेंज करोगे, कुछ भी करोगे, के को यहाँ ले गया, के इंटू H2। बेटा ध्यान देना, ये H प्लस आ गया, ये OH माइनस आ गया। तो अब क्या हो गया बेटा, इसने कहा ये कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज भी करोगे ना अगर आप, तो वाटर भी क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा, नियत बना रहेगा। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? इसने कहा दो नियतांक को मिला के एक नया नियतांक नाम दे दिया इसने KW, और ये फॉर्मूला आ गया H प्लस इंटू OH माइनस। बेटा ये कहता है KW का फॉर्मूला फिक्स हो गया, अब आपके पास ये फिक्स्ड, ये 2 नंबर फॉर्मूला। अब इसने कहा बेटा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर KW कितना। तो बेटा मुझे पता है, सिर्फ सॉल्यूशन इतना है, मुझे पता है KW H प्लस इंटू कितना आ गया OH माइनस 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर -7। तो बेटा वैल्यू कितनी आ गई, 10 की पावर -14 आ गई। बेटा आप समझ रहे हो मेरी बात, बोलो। तो KW की वैल्यू कितनी आ गई, 10 की पावर -14। आपसे दो अलग अलग चीजें पूछेगा वो लैंग्वेज में ध्यान रखना। आयोनिक प्रोडक्ट पूछा तो 10 की पावर -14, और केवल आयोनाइजेशन कांस्टेंट पूछा तो 2 इंटू 10 की पावर -16। सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से? ठीक है, यस सर। यस सर। फिर इससे कहा गया कि भाई ये तो K और KW हो गए, मेरे को एक चीज बताओ, मैं अब आपको कंक्लूजन भी बता दूं, आप है ना कंक्लूजन। ठीक है, पहला ये है, एक तो K होता है जिसका फॉर्मूला है H प्लस OH माइनस अपॉन H2 आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ये है एक फॉर्मूला। ठीक है, आपके पास एक होता है KW जो केवल H प्लस और OH माइनस का गुणनफल है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इससे ये कंक्लूजन भी निकलता है बेटा, आप ही बताओ, मैं ये भी लिख सकता हूँ K इज इक्वल टू KW अपॉन H2, ये फॉर्मूला भी तो आ गया। दूसरा K की वैल्यू आती है 2 इंटू 10 की पावर -16, जबकि KW की वैल्यू आएगी 10 की पावर -14। ये भी सीधे क्वेश्चन, दोनों वैल्यू कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये भी क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है, दो अलग अलग चीजें, K अलग है, KW अलग है, और इनके फिक्स फॉर्मूले, बहुत आसान सी बात। फिर बेटा इसने क्या कहा, देखो अब है ना, मैं डेरिवेशन एक बता रहा हूं लेकिन उसको आप अवॉइड कर देना।
अपने से कहा गया पीएच क्या होता है, पहले तो पीएच स्केल बनाने को कहा, पीएच स्केल। इसने कहा कि भैया उससे पहले ये बता दे कि पी केमिस्ट्री में पी के सिर पे जो एक्स लिखा होगा इसका मतलब क्या होगा, माइनस लॉग 10 बेस में एक्स। ये कहता है ये फॉर्मूला होगा, पहले तो ये फिक्स्ड है। तो उससे कहा कि भैया इसका मतलब बताओ, तो उसने कहा अगर आप पीएच लिखते हो तो माइनस लॉग 10 बेस रहेगा और H प्लस की सांद्रता, ये सही है। उसने कहा कि अगर POH लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, तो उसने कहा माइनस लॉग और ये क्या हो गया OH माइनस की सांद्रता हो गई। ठीक है, समझते जाओ बेटा। ठीक है, ये हो गया। उससे कहा कि क्या P के सिर पे KW लिखा हो, बिल्कुल चलेगा। तो हमने कहा माइनस लॉग क्या होगा KW, क्योंकि KW कांस्टेंट है, सांद्रता नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखा। उसने कहा कहीं PK लिखा हो तो ठीक है, इसका मतलब भी माइनस लॉग और ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग के बाद ये क्या हो जाएगा KW हो जाएगा, ये सही है, KA हो जाएगा। अगर PKB लिखा हुआ है तो माइनस लॉग क्या हो जाएगा, K के पैरों में B हो जाएगा। बिल्कुल ये सारे यूज में आएंगे। इसने कहा PKH लिखा हो तो इसका मतलब होगा माइनस लॉग KH हो जाएगा। तो बेटा आप ये बताओ, पहले तो ये बात आ गई समझ में कि पीएच का मतलब, अब फाइनली पीएच का मतलब क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस। पीएच स्केल बना रहे हैं तो पहले अपने को पीएच का मतलब तो पता होना चाहिए ना, और बेस कौन सा होगा 10 के बेस में। ठीक है सर हम्म, सर KH किसको डिनोट कर रहा है? तो वो तो बाद में आ जाएगा, अभी परेशान मत हो। ठीक है, हाँ। हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट होता है। ठीक है, जल अपघटन स्थिति। हाँ सर समझ गई, ए वाला तो एसिड बेस और हाइड्रोलाइसिस। अब ध्यान दो बेटा, ठीक है, मैं पूरा पूरा लिख रहा हूँ, डेरिवेशन लिख रहा हूँ। देखो एग्जैक्टली मुझे पता है आपने 11th में क्या तो पढ़ा होगा और क्या नहीं। ठीक है, मैं यहाँ एक डेरिवेशन बता रहा हूँ, डेरिवेशन, और मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, छोड़ दें, अवॉइड करें इसको। ठीक है, मैं आपको डेरिवेशन सिखा रहा हूँ। देखो 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक मुझे पता है एसिडिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब एसिडिक सॉल्यूशन में आप देखो बेटा ध्यान से, H प्लस ज्यादा होंगे किससे, OH माइनस। सुन रहे हैं बेटा मेरी बात ध्यान से, बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, मैं यहाँ जो आपको डेरिवेशन इतने में आ जाएगा, डेरिवेशन, एक मिनट, एक चीज मुझे पहले बतानी चाहिए थी, उससे पहले एक चीज देख लो, उससे पहले ये आ जाएगा, रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच, ये सारी बात 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मुझे पता है कि KW का फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, H प्लस और OH माइनस। बेटा ये फॉर्मूला आ गया H प्लस OH माइनस इक्वल टू KW, और मुझे पता है KW की वैल्यू, KW की वैल्यू 10 की पावर माइनस 14 होती है। तो बेटा मैंने ये लिख दिया H प्लस और OH माइनस इज इक्वल टू क्या लिख दिया, 10 की पावर माइनस 14। बेटा आप ध्यान दो, मैं दोनों तरफ लॉग लेता हूं, तो लॉग H प्लस, बेटा आपको ये पता है लॉग A इंटू बी, लॉग A इंटू बी क्या होता है बोलो, log A plus B। log A plus B। लॉग A प्लस लॉग B होता है, बोलो। तो मैं इस वाले को ये लिख दूं सीधे लॉग H प्लस लॉग OH माइनस, और ये आ गया लॉग 10 की पावर माइनस 14। अब मैंने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का मल्टीप्लाई। ठीक है, माइनस लॉग H प्लस की जगह में क्या लिख सकता हूँ PH, इस माइनस की जगह क्या लिख सकता हूँ POH, और ये आ जाएगा माइनस माइनस 14। हालांकि आपको पता था पर मैंने डेरिवेशन करा दिया कि
कि पीएच प्लस पीओएच का सम कितना होता है 14। पहले मेरे को ये बताओ, ये फॉर्मूला नंबर 3 नाम देता हूँ। किसी भी सॉल्यूशन में पीएच एंड पीओएच का सम कितना आएगा बेटा? 14 आएगा। अरे समझ रहे हो मेरी बात? ये शायद पहले पता भी होगा आपको, पर अभी देखो पीएच और पीओएच का सम कितना आएगा? 14। ठीक है, ये मैंने डेराइव करके बता दिया। अब ध्यान देना बेटा, आप सभी ध्यान देना। ठीक है, मैं जो डेरिवेशन बता रहा था उस पे अपन आगे बढ़ते हैं। आपको आएगी बात समझ में। थोड़ी सी मैथ से ज्यादा परेशान मत होना, पर मैंने अवॉइड लिखा है, मतलब परेशान मत होना। मैंने दोनों तरफ लॉग लिया, लॉग एच प्लस, लॉग से ये साइन चेंज नहीं होता है, लॉग एच प्लस बड़ा होगा लॉग ओ एच माइनस से। ठीक है, लेकिन अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ तो साइन उल्टे हो जाते हैं। ये मैथ्स कहती है, मैं मैथ्स में नहीं उलझाऊंगा आपको, जिसको समझ में आ रहा है वेल एंड गुड। ठीक है, ये हो गया। अब ये कहता है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ पीएच, इसकी जगह लिख सकता हूँ पीओएच, फिर मैंने पीएच पीओएच की जगह में लिख सकता था 14 माइनस पीएच। ये इधर गया तो ये आ गया 2 पीएच लेस देन 14। 2 से डिवाइड किया तो पीएच लेस देन कितना आ गया? 7। बेटा यहीं से पीएच स्केल बनता है। ये जो डेरिवेशन मैंने बताया ना, अगर इसी को मैं बेसिक सॉल्यूशन के लिए करूंगा, बेसिक के लिए, तो मैं बोलूंगा H प्लस से ज्यादा क्या होगा? OH माइनस होगा। फिर लॉग ले लूंगा, मैं ऐसे ही आगे बढ़ता जाऊंगा, लॉग ले लूंगा। ठीक है, मैं नई डेरिवेशन में उलझा रहा हूँ। तो फाइनली पीएच क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 7 आ जाएगा। फिर मैं आऊंगा न्यूट्रल सॉल्यूशन पे, न्यूट्रल उदासीन पे, तो क्या आएगा बेटा? H प्लस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? OH माइनस। दोनों तरफ लॉग लेंगे, फाइनली सॉल्व करेंगे अपन, तो इसमें पीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। तो बेटा आपको पता भी है ना ऐसा अपन क्यों बोलते हैं, वो डेरिवेशन मैंने बताया है आपको। आपको बड़ा राग हो सर ऐसा क्यों बोला, तो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए पीएच 7 से कम क्यों आता है, बेसिक के लिए पीएच 7 से ज्यादा क्यों आता है, और न्यूट्रल उदासीन के लिए पीएच 7 के इक्वल क्यों आता है। मैंने ये एक डेरिवेशन से आपको कारण बता रहा हूँ। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? बोलो बेटा, Yes, sir. आ रही है बात समझ? हाँ, तो एसिडिक अम्लीय विलयन का पीएच, इसीलिए जो पीएच स्केल बनता है, सो फाइनल पीएच स्केल, ठीक है, सो पीएच स्केल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा पीएच स्केल कैसा बनता है वो देखो आपको, ये बनता है आपको, ये कहता है 0 से लेके 7 फिर 14। बेटा ध्यान देना, ठीक है, ये कहता है कि जो 7 आता है ये होता है उदासीन, न्यूट्रल, और इसीलिए न्यूट्रल पॉइंट का एक फॉर्मूला भी बनता है। अब उतना डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ। उदासीन बिंदु का एक फॉर्मूला बनता है, वो हमेशा होता है pKw/2। ठीक है, लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को, ये 4 नंबर फॉर्मूला। 0 से 7 तक सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? एसिडिक होगा। 7 से 14 तक सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक होगा। ये न्यूट्रल था, ये N लिख देता हूँ। पहले मेरे को ये बताओ क्यों लिखा है ऐसा, आपको आ गई बात समझ में? ऊपर डेरिवेशन बताया था ना, तो अपना 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पीएच स्केल होता है। ये कह रहा है अब आगे पूरे चैप्टर में ये काम में आएगा। भाई अगर कहीं 6.5 आया किसी का पीएच, तो आप उस सॉल्यूशन को क्या बोलोगे बेटा? अम्लीय बोलोगे ना? Yes, sir. अगर पीएच 0 भी आ गया, भाई आपको ऐसा क्वेश्चन में पीएच 0 भी आ गया तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। पीएच 2 आया तो भी एसिडिक होगा। पीएच 6.9 आया भी क्या होगा? एसिडिक होगा। ठीक है, पीएच मान लो 7 आया तो न्यूट्रल हो जाएगा, एग्जैक्टली 7। लेकिन 7.2 आया तो बेसिक हो जाएगा। पीएच आपके पास 14 आया तो भी बेसिक, बेसिक हो जाएगा। अरे आ रही है बात समझ में? बोलो बेटा। अच्छा, Yes, sir.
अब वो यहीं पर आपको अवेयर कर देता है बेटा, और ये एक्सपेरिमेंटल आपको एनसीईआरटी में है भी। ये कहता है एनसीईआरटी क्या कहता है भाई, आप 11th क्लास में आए, ये सारी बात देखो एग्जैक्टली ये बातें तो 7th क्लास से शुरू हो जाती है। 7th 8th 9th 10th में भी वो पीएच कहीं ना कहीं बोलता रहता है, कहीं कैटलिस्ट उत्प्रेरक कि भैया पीएच इस पे ये काम करेगा, पीएच तो पीएच स्टूडेंट को पता होता है कि हाँ भैया ऐसा कुछ होता जरूर है, पीएच जैसी कोई चीज होती है एसिड बेस में कि पीएच अम्ल जो होता है, ठीक है, वो नीले लिटमस को ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है, तो ऐसा कुछ पीएच होता जरूर है। 0 से 7 तक तो एसिडिक होता है, 7 न्यूट्रल होता है और 7 से 14 बेसिक होता है। पर वो कहता है बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ताप बढ़ाने पे क्या पीएच स्केल यही रहेगा क्या? ताप बढ़ाने पर अब इसने कहा कि इसने सारी बात करी 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब ध्यान देना बेटा क्या क्या हुआ 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये फिर एक्सपेरिमेंटल है। H2O H प्लस प्लस OH माइनस, ये 55.55 ही था, ये शुरू में 0 था, ये कह रहा है ये फर्क नहीं पड़ेगा 55.55। ये कहता है बेटा अब क्या होता है, इसने एक्सपेरिमेंटली ये देखा 10 की पावर -6 आया, ये भी 10 की पावर -6 आया। भाई आप ये बताओ टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये एक्सपेरिमेंटल है, प्रायोगिक मान है, आप कहोगे सर और सही मान है सर, आपको कैसे पता? भैया मैंने कोई प्रयोग नहीं किया, बुक में लिखा हुआ है कि साइंटिस्ट ने ऐसा प्रयोग किया तो ये माना है, और आप कोशिश करो समझने की, बेटा मान तो बढ़ेगा ना। भाई पानी को गर्म करोगे, जल को गर्म करोगे तो पहले की तुलना में ज्यादा आयोनाइजेशन होगा, बोलो बेटा। यस सर। अच्छा इससे आप ये देखो जो नई वैल्यू आई के डब्ल्यू की, के डब्ल्यू क्या था, H प्लस इंटू OH माइनस था, वो कितना आ गया 10 की पावर -12 आ गया। इससे पी के डब्ल्यू की वैल्यू, पी के डब्ल्यू बेटा पी के डब्ल्यू जो आएगा माइनस लॉग के डब्ल्यू, तो माइनस लॉग 10 की पावर -12 कितना आ गई बेटा, वैल्यू 12 आ गई। और ये कहता है न्यूट्रल पॉइंट का एक फॉर्मूला होता है पी के डब्ल्यू अपॉन 2, तो ये कितना आ गया 12 अपॉन 2 कितना आ गया 6। अब पता है नया, अब जो ये पीएच स्केल क्या बनेगा, पीएच स्केल ये बनेगा ऐसा, सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। ये कह रहा है कि भैया 0 से 6 पे तो न्यूट्रल होगा ये, और जो आएगा वो मैक्सिमम 12 तक ही आएगा, और 0 से फिर वही बात है, फिर यहाँ ये एसिडिक रहेगा, यहाँ बेसिक रहेगा। आ रही है मेरी बात समझ में? तो वो कह रहा है हाँ बाकी आप परेशान नहीं हो, अपन आप पूरा चैप्टर रूम टेम्परेचर पे चलेगा, पर वो आपको अवेयर कर देना चाहता है, वो आपको कह देता है कि भैया इसका मतलब ये नहीं है, आप ये मत समझो कि जो पीएच स्केल है वो 0 से 14 तक ही होता है, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो हो सकता है 0 से 13 तक ही हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ अभी, जैसे ये क्वेश्चन है, अगर ये नहीं बताया होता, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आप में से कई स्टूडेंट बता पाएंगे, बस ये ध्यान रखना न्यूट्रल पॉइंट पी के डब्ल्यू अपॉन 2 है, ध्यान देना। ये कहता है फॉर प्योर वाटर, प्योर वाटर के लिए के डब्ल्यू का मान आया 10 की पावर -13, pH is equal to 7, सॉल्यूशन इज, ये होगा, ये ऑप्शन दे रखा है इसने एसिडिक, बी दे रखा है बेसिक, सी दे रखा है न्यूट्रल, ई दे रखा है नॉन। सॉल्यूशन क्या बेटा, आप में से कोई बताएगा इसका आंसर कैसा होगा? के डब्ल्यू 10 की पावर -13 है शुद्ध जल के लिए, बेसिक सर। बेसिक, वेरी गुड।
बेटा कई स्टूडेंट कहते हैं, मतलब अगर मैंने ये नहीं पढ़ा होता है ना स्टूडेंट के, तो सर PS7 तो उदासीन ही होता है, क्यों माथापच्ची करनी, न्यूट्रल होता है उदासीन, ठीक है। पर आप ध्यान दे, मैंने क्या बताया, जो पीएच स्केल बनेगा, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको PDF उसमें मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ठीक है, इतना 0 से ज्यादा नहीं मिलेंगे इस पे, यही क्वेश्चन मिलेगा, आप ध्यान देना 0 से। अब आप ध्यान दो, PKW न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट होता है PKW अपॉन 2, 13/2 कितना आ गया बेटा, 6.5। तो बेटा 6.5 और 13, आप ध्यान देना, 6.5 तो क्या होगा, न्यूट्रल, और ये क्या होगा बेटा, आप ध्यान देना, ये एसिडिक होगा, और इसके बाद वाला क्या होगा, बेसिक। तो अब आप ध्यान दो, 6.5 से आगे आएगा ना 7, तो 7th वाला सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। अरे आ गई बात समझ में? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay? हाँ बेटा, ये चैप्टर भी है ना, आप ध्यान से, अपन क्या है, थोड़ा सा मैं सम अप करता हूँ इसको, ध्यान देना मेरी बात पे, ठीक है। देखो आज अपन ने इसका जो लेक्चर 9 है, पार्ट डी का ही अपन ने का प्राथमिक द्वितीयक सेल जो एक बार काम में आते हैं, वो आपको करना क्या है बेटा, किसका ऑक्सीडेशन है, किसका रिडक्शन है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है इसमें ये ध्यान रखना है थर्ड पॉइंट की, भाई सेल खराब होने के पीछे मेनली कौन सी रिस्पॉन्सिबल रिएक्शन होती है, तो जिंक+2 का अमोनिया के साथ ये कॉम्प्लेक्स, ये जटिल यौगिक बना। बटन सेल है, बटन सेल में किसका, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मरकरी का रिडक्शन हो रहा है। एक खास बात कि ये जब कार्यरत होता है तो ये सेल कांस्टेंट बना रहता है, सेल का जो EMF है, वोल्टेज, वो नियत बना रहता है। तो अपन कहते हैं क्यों, क्योंकि रीजन आपको बताना होगा, इसमें कोई जलीय या एक्वस स्पीसीज नहीं आती, वो स्पीसीज आती हैं जिससे कि जो यहाँ वैल्यू आती है नॉन्स इक्वेशन में, वो 1 हो जाती है, तो E सेल E0 सेल के इक्वल आ जाता है, ठीक है। सेकेंडरी सेल लेड स्टोरेज बैटरी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा, कौन सी रिएक्शन होती है, कौन सी नहीं होती। आप में सीरियसली जिन्होंने भी ध्यान से सुना है उनको आ जाएगा समझ में कि PB और PbO2 लेते हैं, रिएक्शन इस तरीके से सेट करनी है कि बनाना PbSO4 ही है, बनाना PbSO4 ही है, एक में आपको ऑक्सीडेशन करना है, एक में रिडक्शन करना है। बाद में इसकी अपोजिट बेटा, आप नीचे वाले के लिए तो रिएक्शन याद ही नहीं करनी, PbSO4 को वापस PbO2 में, PbSO4 को वापस Pb में बदलना है जब सेल को चार्ज करते हैं। फिर अपने पास फ्यूल सेल था बेटा, फ्यूल सेल क्यों फ्यूल सेल बोलते हैं, H2O2 की क्या रिएक्शन है, डायग्राम क्या है, ऊष्मा गति की जो दक्षता होती है वो याद करेंगे, ठीक है। स्पेशल न्यूमेरिकल ये तो अब आप वापस देखना। फिर बेटा अपन यहाँ से मैं ढंग से सम अप करता हूँ, आयनिक सम। बेटा आपको पता होना चाहिए पार्ट A कंप्लीट हो गया, कुछ भी नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए पहली बात तो ये कि एक तो आयनी स्थिरांक होता है, ठीक है, एक आयनी स्थिरांक होता है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है, उसमें नीचे वाटर भी आएगा, और एक आयनी गुणनफल होता है, ये आयोनिक प्रोडक्ट होता है जिसमें नीचे H2O नहीं आएगा, केवल ये फॉर्मूला होता है KW का, ये फॉर्मूला, ठीक है। इनकी वैल्यूज फिक्स होती हैं, एक की 2 × 10⁻16 10⁻14, इससे PKW की वैल्यू 14 आ जाएगी। तो बेटा एक तो ये pH ये लिखा हुआ है, फिर ये है, ये कोई खास बात नहीं, ठीक है। चलो वाह, आप इसको देखना बेटा, आज इतना ही पढ़ेंगे अपन, ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। हाँ Bye, sir. Thank you, sir. हाँ, ओके बेटा। सर हाँ बोलो बेटा। सर जैसे अभी आप क्वेश्चन में दिए थे शुद्ध जल कमांड 10⁻13 करके, हम्म, और तो सर उसको 13 करके दिया है, तो 13 ही देख लेना है, फिर सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसके हिसाब से हमको बेसिक नहीं नहीं एसिडिक 13 नहीं, PKW तो जितनी पावर होती है वही आ जाता है ना, सीधे ओके सीधे 13 आ जाएगा वो, ओके ठीक है। सर, 10, इसीलिए हाँ ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके।